जॉन लोग ना कोई छोटे मोटे व्यक्ति नहीं थे, बहुत बड़ी हस्ती है ना। अमेरिका फ्रांस जैसे देशों को आजादी दिलाने में काम करा इन्होंने। यस डेफिनेटली, बताऊंगा थोड़ी देर को, आगे जानने को सब कुछ मिलेगा। ही वॉज नॉट ओनली द पॉलिटिकल फिलोसोफर और फिलोसोफर जो बुक्स पे पढ़े रहते हैं, राइट, नर्ड्स नहीं है। ही वॉज ऑल्सो अ डॉक्टर, ही प्रैक्टिस मेडिसिन। अच्छा, एक बंदा हुआ था 1665 में, ये बेसिकली उनसे जुड़े थे, लॉर्ड एंथनी एशले कूपर। ठीक है, लॉर्ड एंथनी एशले कूपर करके एक बंदे हुए थे। वो बेसिकली द फर्स्ट अर्ल ऑफ शैफ्ट्सबरी थे, है ना। तो उनका लीवर ऑपरेशन करना था और इन्होंने ही, इनके अंडर सुपरविजन में ही वो बहुत सक्सेसफुल हुआ था अगेंस्ट ऑल ऑड्स, राइट। ऐसी बहुत सारी बातें हैं लॉर्ड जॉन लॉक को लेकर के, जो कि हमको इस वाले पर्टिकुलर लेसन में करनी है। इनकी पॉलिटिकल फिलोसफी है, व्हाई वी कॉल हिम अ फादर ऑफ क्लासिकल लिबरलिज्म, राइट। क्यों इनके पहले कोई लिबरल फिलोसोफर था नहीं, है ना। वो सब बातें हम इसके अंदर करेंगे, कुछ भी नहीं छूटेगा। एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली जॉन लॉक की सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी, राइट। मैंने कहा था कि सोशल कॉन्ट्रेक्चुअलिस्ट है ना। इसके पहले हमने हॉब्स पढ़ा था। हॉब्स जो है, प्लीज आकर के देखना उसको, बहुत सारी चीजें। एंड देखो, इनको ना मॉडर्न एरिस्टोटल भी बोला जाता है, बिकॉज एरिस्टोटल से बहुत सारी चीजें जो है ये शेयर करते थे, रिमेम्बर, है ना। तो एरिस्टोटल अगर नहीं देखा ना तो उसको प्लीज जाकर के एक बार देखो, यू विल लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स, ओके, है ना। तो लिबरलिज्म अगर हम बात करें, पॉलिटिकल क्रीड, जॉन लॉक के साथ ही वो स्टार्ट हुआ था, है ना। जॉन लॉक की थोड़ी सी बायोग्राफिकल स्केच अभी देखेंगे विद इन 2 मिनट्स। देखो, बात करेंगे 1632 से लेकर के 1632 से लेकर के ये आपके 1704 में इनका लाइफ टाइम रहता है ना। सो जैसे कि देखो, लॉक के पहले ना कोई लिबरल नहीं था। लॉक के पहले कोई लिबरल नहीं था, जैसे कि मार्क्स के पहले काफी सारे सोशलिस्ट थे, है ना। लेकिन लॉक के पहले लिबरलिज्म की जो विचारधारा है, द फिलोसफी है, द आइडियोलॉजी, वो इन्हीं के साथ चली आई है, ओके। सो इट इज टू बी सेड कि ओरिजिन एंड डिटेल डेलिनेशन ऑफ द लिबरल ऑर्डर जो है, दोनों स्पेयर में, चाहे वो पॉलिटिकल हो या सोशल हो, दोनों ही डिमेंशंस में ये लेकर के कौन आया बेसिकली, ये इनका सिंगुलर अचीवमेंट माना जाता है, द लॉक, है ना, ब्रिलियंट अचीवमेंट। डिफरेंट डिफरेंट फिलोसोफर्स थिंकर्स, जैसे कि हम बात करते हैं लास्लेट की, मैकफर्सन की, एशक्राफ्ट, ये अलग अलग तरीके से इनको इंटरप्रेट करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हम बात करते हैं मैकफर्सन, सीबी मैकफर्सन, है ना। उन्होंने कहा है कि लॉक को अपोलोजिस्ट माना है एंड क्या है कि थ्योरिस्ट ऑफ बुर्जुआइजी सोसाइटी है। अब देखो, इनका जो लाइफ टर्म रहा है ना, वो ये भी हॉब्स की तरह रॉयलिस्ट फैमिलीज, अमीर खानदान, इनके साथ ही रहे। हालांकि गरीब थे ये काफी, है ना। एंड ही इज ऑल्सो अ सेल्फ टॉट लर्नर, है ना, काफी ज्यादा पढ़ाई करी, नो वोराशियस रीडर, राइट। वो सब अभी हम देखेंगे इनके लाइफ स्केच में। बात करते हैं कि किस तरीके से ये लिए रहते थे ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ द ग्लोरियस रेवोल्यूशन, है 1688 में वो हुआ था। क्या था अभी बताऊंगा थोड़ी देर में। अच्छा, लॉक्स के जो कॉन्सेप्ट है, जैसे कि बात करेंगे इनके कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, टॉलरेशन, नेचुरल राइट्स, लिमिटेड कंसेंशुअल एंड लॉ बेस्ड अथॉरिटी। उसके अलावा प्लूरलिज्म, प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी इनका मेन एस्पेक्ट था। इसके पहले किसी भी थिंकर ने, फिलोसोफर ने प्रॉपर्टी को इतना एक्नॉलेज नहीं किया था, इतना इंटरेस्ट नहीं दिया था, यानी कि इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया था, इन्होंने दिया था, राइट। इसके अलावा अमेरिकन रेवोल्यूशन हो, फ्रेंच रेवोल्यूशन हो, भाई बनाया है उन्होंने इनको, इन्हीं के थॉट्स को लेकर के चले हैं इन स्पिरिट एंड लेटर, है ना। जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल एडिफिसेस है ना यूएस में, आज देखते हो आप, सब लोकेनियन है ना। तो भाई बड़ी हस्ती है, इनके 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 शब्द भी, इनके जाने के कई सालों बाद है, बहुत इम्पेक्ट किए हैं और आज भी करते हैं। ऐसा कोई पॉलिटिकल थिंकर नहीं रहा है जो बेसिकली अपनी जिन्होंने पॉलिटिकल थ्योराइज किया है दो डिफरेंट कंट्रीज को, दो डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में, है ना। बहुत बड़ी बात है, लॉक ने किया है, राइट। एंड ही वाज द बेसिकली द गाइडिंग एंड द स्पिरिचुअल फादर ऑफ 18th सेंचुरी का जो एनलाइटनमेंट पीरियड रहा, है ना। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जिसके बाद आया, है ना, फिलोसफी में कितना काम हुआ उसमें, इसलिए हम इनको बोलते हैं फादर ऑफ मॉडर्न एम्पिरिसिज्म, है ना, फादर ऑफ मॉडर्न एम्पिरिसिज्म, फादर ऑफ मॉडर्न एम्पिरिसिज्म। इसके अलावा ह्यूम, वोल्टायर, रूसो, राइट, इन्होंने जेम्स मिल, रसल, ये आगे आने वाले टाइम में हम देखेंगे बिल्कुल, है ना। उनको काफी इन्होंने इंस्पायर किया। फेमिनिस्ट को ले आओ आप, है ना, ही वाज आल्सो फेमिनिस्ट। तो राइट, नॉट लाइक टुडेज फेमिनिस्ट, लाइक द रियल फेमिनिस्ट, है ना, ये लेकर के आए थे भाई। तो जैसे कि मैरी एस्टल, लेडी कुडवुर्थ मैशम, कैथरीन टोटर कॉकबर्न, है ना। हम बात करते हैं
कैथरीन मैकॉल है, ये बहुत बड़े फैमिली से, सब मैरी मैरी वॉलस्टोनक्रॉफ्ट, है ना, ये सब ये बहुत इंस्पायर हुए थे इनसे। फेमिनिस्ट कहते थे कि जो लॉक्स का बिलीफ है ना, सुप्रीमेसी ऑफ रीजन, रिजेक्शन ऑफ पैट्रियार्की एंड रिजेक्शन ऑफ पॉलिटिकल एब्सोल्यूटिज्म, तो उनसे काफी ज्यादा कनेक्ट करते थे फेमिनिस्ट थिंकर्स एंड काफी इंस्पायर थे, है ना। एंड इसी चीज को लेकर चले, अगर हम लॉक को सन माने, स्टार माने, तो इन्हीं के आसपास जो है यूटिलिटेरियनिज्म मिल जाएगा आपको, है ना, वो काफी ज्यादा इससे इंस्पायर्ड है। उसके अलावा आप इंडिविजुअलिज्म ले लो, है ना, कैपिटलिज्म ले लो, तो इस तरीके से ये सब इन्हीं के अगल बगल रिवॉल्व करते हैं। हाँ, अच्छा, एक एक बात बताता हूँ आपको, आपने सुना होगा इनकी एक राइटिंग थी, बहुत मेजर राइटिंग थी, सॉरी फॉर दैट। अच्छा, एक बात जो आपने सुनी होगी वो थी बेसिकली कि इन्होंने एक बेसिकली वर्क लिखा था, इनका वर्क था टू ट्रिटाइटिस, राइट। अब देखो, बहुत से लोग, देखो इसकी जो ऑथरशिप थी ना, बहुत इवेसिव थी लोग को लेकर के, है ना, कि भाई इन्होंने लिखा कि नहीं लिखा, बिकॉज इन्होंने एनानिमसली लिखा था इसको, है ना, विदाउट गिविंग द नेम। एंड बाद में ही ओनली टाइम एक्नॉलेज्ड कि भाई इनका काम है, वो भी इनडायरेक्टली किया था इन्होंने 1704 में, 1704 में बाद में इन्होंने एक्नॉलेज किया। जब इन्होंने एक बेसिकली कॉडिसिल लिखा था, मतलब विल लिखी थी अपनी, जिसमें इन्होंने टू ट्रिटाइटिस और उनके कुछ अदर एनोनिमस वर्क्स, जो ये लिखना बहुत पसंद करते थे एनोनिमसली, तो वो बेसिकली उन्होंने उसके अंदर लिखा हुआ था कि सब ये उनकी विल के अंदर कि ये सब इनके वर्क्स हैं, है ना, और वो फॉर द बेनिफिट ऑफ द बॉर्डलियन लाइब्रेरी, ठीक है, तो वहीं पर इसका रिकॉर्ड भी मेंशन हमको देखने को मिलता है। ओके, ऑन दी अदर ओकेजन एक टाइम होता जब इन्होंने रिकमेंड किया था कि जो एरिस्टोटल की पॉलिटिक्स है, हुकर्स की एक्लेस्टिशियल पॉलिटी है, जो कि इनके डिस्टेंट कजिन है, तो बेसिकली मतलब उनको इन्होंने रिकमेंड किया कि भाई मेरी टू ट्रीटाइसेस पढ़ लेना, एरिस्टोटल की पॉलिटिक्स पढ़ लेना, ये सब चीजें उस टाइम पे इन्होंने एक्नॉलेज किया सेकंड टाइम, ठीक है, तो एनोनिमसली लिखते थे ये। हो गया, ये वाला पॉइंट भी हो गया। अब बात करेंगे, देखो लॉक को इंटरप्रेट किया जाता है एज कलेक्टिविस्ट। कलेक्टिविस्ट क्यों? बिकॉज ये इंसिस्ट करते थे ऑन द दैट कम्युनिटी वुड बी रूल्ड बाय द विल ऑफ द मेजोरिटी, है ना, तो मेजोरिटेरियन रूल के बारे में इनकी जब हम बात करेंगे इनकी स्टेट एंड जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट की उसमें भी हमको यही देखने को मिलता है कि जो मेजोरिटी गवर्नमेंट चूज करेगी वही रूल करेगी एक्चुअली, है ना। ओके, बात कर लेते हैं इनका, थोड़ा सा लाइफ स्किल्स बताऊंगा मैं आपको, तो ताकि आपका बैकग्राउंड क्लियर हो, राइट, कॉन्टेक्स्ट क्या था इनके लाइफ टाइम का, किस तरीके से इनके थॉट्स इन्फ्लुएंस होते हैं, है ना, इनके लाइफ टाइम से। तो लॉक जो है सॉम्बरेस्ट विलेज इंग्लैंड में पैदा हुए थे, है ना, 1632 में, 1632 में। एंड इनके पेरेंट्स जो थे वो ट्रेडिंग और प्यूरिटन ट्रेडिंग कंपनी मतलब वाले उनका प्रोफेशन था, है ना। एंड लैंड ओइंग करते थे इनकी फैमिली, हालांकि बेसिकली दे आर नॉट दैट वेल ऑफ, है ना, पुअर ही थे, राइट। बाद में जाकर के जब स्टेट्स का फायदा लोग को इनके लेटर लाइफ में मिला था, तभी इनको बोलते हैं ना जेंटलमैन फिलोसोफर, क्या बोलते हैं, जेंटलमैन फिलोसोफर या जेंटलमैन स्कॉलर, है ना। तो इनके फादर नोटेरी थे, है ना, पार्लियामेंटेरियन से काफी ज्यादा ये सिंपेथेटिक थे, राइट, और विग से जब सिविल वॉर हुआ था इंग्लैंड में उस टाइम पे, है ना। तो अच्छा, हॉब्स के बारे में मैंने बताया था, सिविल वॉर, है ना, ये सब चीजें पार्लियामेंटेरियंस और रॉयलिस्ट के बीच में जो स्ट्रगल होता, तो हॉब्स की जो है वीडियो जाकर के आप देख सकते हैं, है ना। उनके बाद ही आप जिसको देखना, क्रोनोलॉजिकल वे में पढ़ाने की यहाँ पे मैं ट्राई कर रहा हूँ, एंड वही हम यहाँ पे कर रहे हैं, राइट। तो नोटरी थे इनके फादर साहब, इनके ग्रैंड फादर साहब जो थे वो टेनर थे, क्लोजियर, यानी कपड़े का काम करते थे। फैमिली इतनी वेल ऑफ नहीं थी, लेकिन बाद में जो है इनके स्टेट्स के इनको फायदा मिलना लग गया, राइट। सो लोग जो है बाद में अ, आप वहां से वेस्टमिंस्टर स्कूल चले जाते हैं 1647 में, है ना। फिर ये अपने बेसिकली ये एडमिशन लेते हैं क्राइस्ट चर्च कॉलेज में, है ना, एज ए स्टूडेंट 1652 में। अब ये इंसिडेंट जो है बहुत क्रूशियल इनकी लाइफ का, क्योंकि 15 साल तक वहां पर रहे हैं, है ना, 67 तक ये वहां पर रहे हैं। एंड इनके लिंक जो थे क्राइस्ट चर्च कॉलेज से, ये हमेशा से ये रहे, है ना, कभी छोड़ा नहीं इन्होंने इनको, राइट। एंड फिर बाद में ये मेडिसिन में इनका इंटरेस्ट आ जाता है, तो मेडिसिन पढ़ने चले जाते हैं, है ना, मास्टर्स कंप्लीट करके फिर ये ग्रीक के लेक्चरर बनते हैं, है ना। तो अभी इनको एरिस्टोटल से इसीलिए ही जो है कंपेयर किया जाता है, बिकॉज इनके पहले एरिस्टोटल ही इज द ओनली पर्सन जो इतने सारे एरियाज में इनको नॉलेज थी, है ना। उसके बाद इन्होंने मेडिसिन पढ़ी, ग्रीक के लेक्चरर बन गए, रिटोरिक भी पढ़ा इन्होंने, उसके भी लेक्चरर बने हैं। रिटोरिक यानी कि भाषण होता है वो सब, है ना।
एंड बाद में ये ही बिकम द सेंसर ऑफ मॉरल फिलोसफी, है ना। तो ये सब चीजें इनके लाइफ टाइम में काफी इन्होंने ट्रेवल किया, राइट। एंड और काफी सारे लोगों से इनको मिलने का मौका मिला, जैसे डिस्कार्टिस। डिस्कार्टिस के बारे में मैंने बताया था, नेदरलैंड्स में छुपे हुए थे, है ना। हॉब्स के टाइम में हॉब्स मिले थे इनसे, गैसेंडी हुए, है ना। काफी इन्फ्लुएंस किया इनके काम को उन्होंने, इन लोगों ने, है ना। बाद में ये जो बेसिकली रॉयल सोसाइटी होती है, उनके फेलो भी चुने गए, है ना। 1688 में लॉक्स ने बेसिकली इनका फर्स्ट वर्क जो था वो ऑक्सफोर्ड में लेकर के लिखा था, टू ट्रैक्ट्स ऑन गवर्नमेंट, 1660 से लेकर के 1662 में, है ना। ये सब बात है ना। बात देखो, लैटिन में भी इन्होंने काफी सारी चीजें लिखी। लैटिन लैटिन में इन्होंने एसेज ऑन लॉज ऑफ नेचर लिखा 1664 में, 1664 में, ओके, राइट। एंड जिसमें बेसिकली दोनों में ये आर्ग्यू करते हैं अगेंस्ट द रिलीजियस टॉलरेशन, एंड जो कंसेंट होता है उसको डिनाई करते हैं एज द बेसिस ऑफ लेजिटिमेट गवर्नमेंट, है ना। बाद में इनके एसेज आते हैं कंसर्निंग द ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग 1679 में, ओके, 1679 में इनका एसेज और ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग आता है, राइट। अच्छा, मैंने वो तो बताई दी आपको कि कैसे जो एशले कूपर थे, है ना, बाद में अर्ल ऑफ फर्स्ट अर्ल ऑफ शाफ्टसबरी, जिनका लीवर ऑपरेशन इन्होंने किया था, है ना। बाद में लॉक उनसे जिंदगी भर तक उनकी मतलब बेसिकली 14 साल तक उनकी सेवा में रहे, है ना। बाद में जिंदगी भर तक उन फैमिली से कनेक्ट रही है ना। हालांकि देखो, जब बेसिकली ग्लोरियस रेवोल्यूशन आया और ये सब चेंजेस उस टाइम पे हो रहे थे, देखो एक इन पे एक इल्जाम लगाया जाता है, इनको सस्पेक्ट माना जाता है कि इन्होंने एक लेटर लिखा है, लेटर फ्रॉम पर्सन ऑफ क्वालिटी टू हिज फ्रेंड इन द कंट्री, है ना, इस टाइटल से एक बेसिकली। एंड वो बहुत ही ज्यादा ऑफेंडेड था टू द गवर्नमेंट, है ना। उनके खिलाफ काफी सारी बातें उसमें लिखी गई। इस चीज को इल्जाम बेसिकली इन पे लगा कि इन्होंने इस तरीके से विचार फैलाने की यहाँ पे कोशिश करी है, एनार्की फैलाने की कोशिश की है ना, इंस्टेबिलिटी। तो लोग जो है फ्रांस जाना पड़ता है 1675 में, है ना। इंग्लैंड से उड़ करके ही जाते थे फ्रांस। बट ये भी जो है बेसिकली इनके लिए डिस्गाइज भी जो है प्रूफ हुआ। क्यों? क्योंकि इनको काफी सारे फ्रेंच डॉक्टर्स से, साइंटिस्ट से, थियोलॉजियन से मिलने का मौका मिला, उनसे काफी से इनकी दोस्ती भी हुई, है ना। इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्क था पियरिस निकोले का, है ना, मतलब उनके मोरल एसेस थे, उनको इन्होंने ट्रांसलेट किया, है ना। फिर ये वापस से जो है 4 साल रहने के बाद फ्रांस में वापस से लंदन आ जाते हैं, है ना। एंड काफी सारे जैसे बहुत से फिलोसोफर्स को मौका मिलता है वर्ल्ड घूमने का, है ना, इनको भी मिला। इसी बीच हम देखते हैं कि इन्होंने काफी कुछ वहां पर देखने को मिला और इन्होंने सीखा कि प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट क्या है, क्योंकि बहुत सारे स्टेट्स में ये घूमे थे, तो उनको एनालिसिस किया इन्होंने, है ना। इनकी राइटिंग्स को भी काफी सारे ना बाद में बात करते हैं, कहते हैं कि प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट क्या होना चाहिए, इज टू ब्रिंग द इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी। इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी लाना स्टेट की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए। अच्छा, लेटर टाइम ऑफ हिज लाइफ ये बेसिकली इनको कमिश्नर बनाया जाता है फॉर द अपील्स एंड ट्रेड्स। क्या बनाया जाता है इनको? कमिश्नर बनाया जाता है फॉर द अपील्स एंड ट्रेड, जो कि बेसिकली जो इंग्लिश कॉलोनीज होती थी वहां की जो प्रॉब्लम्स होती थी उनसे डील करते थे। अब देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या आती है, जो जॉन लॉक है ये अपोज करते हैं कॉलोनियल पॉलिसी को, जो कि ब्रिटेन ने चलाई थी 1668 से लेकर के, जब हम बात करते हैं 75 तक, है ना। ये मतलब उन्होंने, ये इनका कार्यकाल था वहां पर। एंड ये अपोज करते कॉलोनियल पॉलिसीज को। ये कहते हैं कि जो अमेरिका का कॉलोनाइजेशन है ना, ये बेसिकली एज अ सॉल्यूशन है टू द इकोनॉमिक क्राइसिस इन इंग्लैंड, जो कि ग्रेट प्लेग जो वहां पे आया था 1665 में, बहुत बड़ी प्लेग थी वहां पर, भुखमरी छा गई थी, एंड वहां पर महामारी, प्लेग को महामारी बोलते हैं, तो वहां पर फैल गई थी। तो अमेरिका के जो रिसोर्सेज हैं ये हमारे लिए जो एक एज अ सॉल्यूशन है इकोनॉमिक क्राइसिस का यहाँ पर, है ना। ये इन्होंने कॉलोनाइजेशन को अपोज किया है कि ये जो इंग्लिश पीपल है उनको लेस पीपल बनाता है, लेस ग्रेट पीपल बनाता है, राइट। ये सब बातें हैं। अच्छा, एक बार क्या हुआ कि ब्रिटेन ने, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक वहां पर एक एक्ट लेकर के आए जिससे वहां की प्रिंटिंग को रेगुलेट किया जाएगा, ठीक है, रेगुलेट किया जाएगा। तो बेसिकली ये एक्ट फॉर द रेगुलेशन ऑफ द प्रिंटिंग था 1695 की हम बात कर रहे हैं, 1695 की बात कर रहे हैं। तो ये बेसिकली इन्होंने बहुत इसका विरोध किया एंड उसको रिपील करवा दिया। यस, ही वाज वेरी इन्फ्लुएंशियल। जब इनकी डेथ होने वाली थी 1690s में, हम बात करते हैं इंटरनेशनली एंड नेशनली बहुत ही ज्यादा इनको है फेम मिला था, राइट। इनके बहुत सारे वर्क थे, जैसे ये रेजिंग द वैल्यू ऑफ मनी एंड सम कंसिडरेशन ऑन द लोअरिंग ऑफ इंटरेस्ट, ये सब मैंने आगे मेंशन किया हुआ है।
बिल्कुल भी जो है आप टेंशन मत लेना। सेकंड लेटर ऑन टॉलरेशन है ना, थर्ड लेटर ऑफ टॉलरेशन, ये सब इन्होंने बहुत सारी चीजें लिखी थी। द रीजनेबलनेस ऑफ द क्रिश्चियनिटी है ना, एंड फाइनली द 1704 में इनकी डेथ हो जाती है। फिर काफी सारे वर्क लिखे थे, बाद में लिस्ट आपको प्रोवाइड कर दूंगा मैं, है ना, वो सब आपको मिल जाएगी, उसकी आप टेंशन मत लो बिल्कुल भी। राइट राइट, सो बात करते हैं, जस्ट अ सेकंड, इसको आप मिटा देते हैं पहले, उसके बाद देखेंगे, है ना। अब देखो स्लाइड्स पे ध्यान दो, बहुत जरूरी है, स्लाइड्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो लोग हैं बुर्जुआसी क्लास और कैपिटलिस्ट क्लास के, इनको थिंकर माना जाता है ना, फाउंडर ऑफ लिबरल ट्रेडिशन ऑफ पॉलिटिकल थॉट है, बता दिया था मैंने आपको, है ना। एंड हम देखते हैं कि जस्टिफिकेशन ऑफ नेचुरल राइट्स को ये बेसिकली करते हैं, एंड स्पेसिफिकली जस्टिफिकेशन टू एब्सोल्यूट राइट टू प्रॉपर्टी। ठीक है, हॉब्स पे हमने क्या देखा था, राइट टू लाइफ एंड सेल्फ प्रिजर्वेशन, है ना, क्वेश्चन पूछा था मैंने, आंसर करो उसका जाकर के। राइट टू प्रॉपर्टी बेसिकली यहाँ पर एब्सोल्यूट राइट के पर्सपेक्टिव से यहाँ पर किन्होंने देखा, लॉक ने, है ना। ओके, सो दैट्स व्हाई ही वाज आल्सो टू बी कॉल्ड एज प्रोटो कैपिटलिस्ट, इनको बोला जाता है प्रोटो कैपिटलिस्ट, है ना। एंड मेटाफिजिक्स की भी इन्होंने काफी स्टडी की। राइट, अच्छा अब बात बेसिकली, अच्छा देखो ग्लोरियस रेवोल्यूशन के बारे में बता दो, थोड़ी सी छोटी सी बात है। ग्लोरियस रेवोल्यूशन बेसिकली ब्रिटेन का एक रेवोल्यूशन था जिसके अंदर मोनार्की के खिलाफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश वहां पर कर दी गई थी, है ना। तो यही था, और चार्ल्स वन का भी जो है एग्जीक्यूशन वहां पर कर दिया गया था। अच्छा, ऐसा कहा जाता है कि बेसिकली उस टाइम पे लाइब्रेरी में लेकर के पढ़ रहे होते हैं काफी लोग ये जॉन लॉक, एंड इतना शोर होता है आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ द चार्ल्स फर्स्ट, जो ब्रिटेन के मोनार्क थे, कि बेसिकली ये लाइब्रेरी में बैठते हुए उतने उस शोर को बेसिकली सुन पाते हैं, इनको पता चलता है बेसिकली कि इस तरीके का कोई इंसिडेंट वहां पर हो रहा है ना। तो बहुत क्रूशियल इवेंट था ब्रिटेन की पॉलिटिकल हिस्ट्री का। अब जैसे जैसे हम ब्लॉक की पॉलिटिकल फिलोसफी को पढ़ेंगे, है ना, तो उसमें हमको पता चलेगा कि गवर्नमेंट की जरूरत क्यों है हमको, है ना, वाई वी नीड अ गवर्नमेंट, है ना। अगर फिर उन्होंने कहा था पॉलिटिकल कम्युनिटी के बारे में, उनका ओरिजिन किस तरीके से होता है ना, बेसिस क्या रहेगा। अगर एक पर्सन स्टेट का ओबीडियंस करेगा तो उसका बेसिस क्या रहेगा, है ना। उसके बाद हम बात करेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ कंसेंट की, है ना, कि इसमें थ्योरी ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, आइडिया ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स, कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटेड कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, थ्योरी ऑफ रेवोल्यूशन, ये सब हम इसके अंदर देखेंगे आने वाले टाइम। ठीक है, अच्छा बात कर लेते हैं इनके पॉलिटिकल फिलोसफी का, लेकिन ये जानने के पहले एक बात समझ लो, जॉन लॉक के आइडियाज ना वन ऑफ द फाइनेस्ट इसलिए हैं बिकॉज द मोस्ट प्रैक्टिकल है। मोस्ट प्रैक्टिकल क्यों है, अगर आज आपसे कोई पूछे कि बताइए कि जॉन लॉक्स के आइडियाज के इन प्रैक्टिकल फॉर्म हम कहां पर देख सकते हैं, आपका आंसर नो डाउट यूएसए होना चाहिए। यूएसए, फ्रांस, स्पेशली यूएसए, है ना। वहां का कॉन्स्टिट्यूशन देखो आप, वहां की पॉलिटिकल प्रैक्टिसेस देखो, सब लॉकियन है ना। तो इतना जबरदस्त ये बंदा रहा है ना। इनके मेजर वर्क में बताते हैं ट्रूथ ट्रीटाइसिस ऑन गवर्नमेंट, है ना। इनका एक फिलोसॉफिकल वर्क था कि बेसिकली कंसर्निंग द अंडरस्टैंडिंग, ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, 1690 में आया था। एंड लॉक के अदर इंपॉर्टेंट राइटिंग जो मैंने आपको बता चुका हूं पहले भी, है ना। अच्छा, इनके जो ट्रू ट्रीटाइसिस ऑफ गवर्नमेंट है, इसमें दो पार्ट्स हैं। पहला पार्ट क्या है सर मैम, पहला पार्ट तो ये बेसिकली रेफ्यूट और क्रिटिसाइज करते हैं जो फिल्मर की बुक थी द पैट्रियार्का, फिल्मर की बुक है पैट्रियार्का, जिसके अंदर बेसिकली ये बेसिकली पैट्रियार्का में क्या कहते हैं, रॉबर्ट फिल्मर की जो किंग है वो रूल करता है बाय द डिवाइन राइट, एंड फिल्मर चाहते हैं ये बताना कि जो डिवाइन राइट मोनारिटी वाज एस्टेब्लिश्ड इन द बाइबल। ओके, अब इन्होंने क्रिटिसाइज किया फिल्मर की इसी वाली डिवाइन राइट थ्योरी को, एंड फिल्मर बेसिकली जस्टिफाई करते थे एब्सोल्यूट अथॉरिटी ऑफ द स्टेट को, है ना, क्योंकि अगर डिवाइन जहां पर जुड़ जाता है वर्ड, वहां पर आप क्वेश्चन नहीं कर सकते हो फिर, है ना। एंड ये कहते थे कि स्टेट जो है इज अ लार्ज फैमिली ऑफ गॉड, राइट। सो एंड उसके अलावा फिल्मर जो है वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी को भी रिजेक्ट कर देते हैं, है ना। तो उसी के क्रिटिक बेसिकली उसी के क्रिटिक फॉर्म में ये वाली बुक, ये वाला चैप्टर लिखा गया, है ना। सेकंड जो है वो है द मोर इंपॉर्टेंट, मतलब जो है दोनों में है, बेसिकली इट्स एन इंक्वायरी इनटू द ट्रू ओरिजिनल एक्सटेंट एंड एंड ऑफ सिविल गवर्नमेंट। ये जो वर्क है बेसिकली ये ग्लोरियस रेवोल्यूशन को जस्टिफाई, बिकॉज ही वाज इन सपोर्ट ऑफ द ग्लोरियस रेवोल्यूशन, राइट। बहुत क्लियरली ये बात बोल रहा हूं। अच्छा, इसमें बेसिकली मेरा मतलब क्या है इससे, बिकॉज इसमें बेसिकली इन्होंने थ्योरी ऑफ नेचुरल राइट दी, थ्योरी ऑफ लिमिटेड गवर्नमेंट्स, लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी का जो आइडिया है ना, वो सब इन्होंने इसके अंदर दिया, है ना। तो लॉक्स की जो आइडिया थे,
ही बेसिकली आपके एसेंस ऑफ कैपिटलिज्म निकलता है। व्हाट इज द एसेंस ऑफ कैपिटलिज्म इज बेसिकली ये फ्री मार्केट इकोनॉमी, एब्सोल्यूट राइट प्रॉपर्टी जो है उसको जस्टिफाई करना, है ना। लिबरलिज्म में भी इस तरीके से होता है। इट इज उसमें कहता है कि जो स्टेट है उसके पास कोई पावर नहीं होती है, जो ह्यूमन बींग्स हैं जिनके पास पावर है वही ओरिजिनल अथॉरिटी यहाँ पर शो कर सकता है, वही प्ले कर सकता है द रियल रोल जो होता है, ठीक है। एंड अब अच्छा इनको बोला जाता है स्कॉलर ऑफ पॉसेसिव इंडिविजुअलिज्म। ऐसा क्यों बोला जाता है? बिकॉज एंड बेसिकली ये प्रॉपर्टी की क्लास है, उसके इंटरेस्ट को ही रिप्रेजेंट करते हैं। एंड इसको जो है हम इन डिटेल जो है आने वाले टाइम में डिस्कस करेंगे। पॉसेसिव इंडिविजुअलिज्म वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, इनके सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी पे पहुंचने से पहले हम बात करेंगे इनके स्टेट ऑफ नेचर की अकॉर्डिंग टू द लॉक क्या थे। देखो ये बहुत कॉन्ट्रैक्ट करते हैं हॉब्स को, थॉमस हॉब्स को। लास्ट सेशन में देखा होगा थॉमस हॉब्स का स्टेट ऑफ नेचर क्या था, है ना। ब्रूटल, नास्टी, ये सब बातें हम उसमें करते हैं, है ना। तो बेसिकली आप जाकर के थॉमस हॉब्स का ये वाला लेसन देखो, उसके बाद यहां पर आना, है ना, तभी आपको ये जो बहुत क्लियरिटी के साथ अंडरस्टैंड आप कर सकते हैं ना। तो लॉक कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं हॉब्स को। ये कहते हैं कि बेसिकली स्टेट ऑफ नेचर इज अ स्टेट ऑफ पीस, गुडविल एंड म्यूचुअल असिस्टेंस। ओके, एंड एज आई टोल्ड यू कि ही विटनेस बेसिकली द ग्लोरियस रेवोल्यूशन, जो कि स्मूथली पावर ट्रांसफर करता है फ्रॉम द मोनार्की टू द गवर्नमेंट, सॉरी द पार्लियामेंट, है ना। एंड इट वाज कंप्लीटली पीसफुल इवेंट। एंड इसकी इनकी जो अंडरस्टैंडिंग थी ऑफ द ह्यूमन नेचर ऑल्सो, ये कहते थे ह्यूमन नेचर इज ऑल्सो बेसिकली नॉट वेरी मच पैसिमिस्ट, है ना, जैसा कि हॉब्स के टाइम पे था, है ना। ब्रूटल, नास्टी, ये सब उसमें बात करते थे। तो इन्होंने कहा कि जो क्रिएशन ऑफ स्टेट इज नॉट अ मैटर ऑफ कन्वीनियंस, है ना, कि भाई हमको जरूरत पड़ रही है बहुत ज्यादा या फिर मीन्स की तरह इसको इस्तेमाल। इन स्टेट ऑफ नेचर मैन हैज नेचुरल राइट्स। हम बात करते हैं स्टेट ऑफ नेचर में मैन के पास जो होता है नेचुरल राइट होते हैं, जैसे कि आपके लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी, ठीक है। तो स्टेट ऑफ नेचर वही हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है कि बताने के लिए कि स्टेट ऑफ ह्यूमन लाइफ किस तरीके से रहती है वहां पर, है ना, इन द एब्सेंस ऑफ कॉमन अथॉरिटी, जैसे कि गवर्नमेंट हुआ, स्टेट हुआ, है ना। तो स्टेट ऑफ नेचर ह्यूमन नेचर को शेप करता है, राइट। ये बेसिकली आइडिया है ना। ओके, देखो मैंने कहा ना स्टेट ऑफ नेचर जो हॉब्स के टाइम पे था वो स्टेट ऑफ वॉर था, स्टेट ऑफ वॉर वंस अगेन एवरीवन, राइट। ओके, लेकिन स्टेट ऑफ नेचर जो है लॉक के लिए जो है स्टेट ऑफ पीस है। एंड ऑप्शियन मैन इज एन एंटी सोशल, वेयरएज लॉकियन मैन इज ऑलरेडी लिविंग इन द सोसाइटी, है ना। और अगर हम बात करें तो स्टेट जो है प्रायर टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द पॉलिटिकल कम्युनिटी है ना। तो ये अकॉर्डिंग टू द लॉकियन आइडिया ऑफ स्टेट ऑफ नेचर। एंड ये बेसिकली डिफरेंस क्यों आता है, क्योंकि जो हमारे थॉमस हॉब्स हैं वो उन्होंने सिविल वॉर देखा है ब्रिटेन का, लोग ने ग्लोरियस रेवोल्यूशन भी देखा है ना। तो ग्लोरियस रेवोल्यूशन 1688 में हुआ था, बल्कि उसके 10 साल पहले ही हॉब्स की तो डेथ हो चुकी थी। रिमेंबर मैंने बताया था आपको, टाइमलाइन भूल तो नहीं गए? हाँ, तो हॉब्स का जो है लेक्चर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा आपको, एक बार प्लीज जाकर के देख के आना, राइट। तो लोगों के पास रीजन है इसके अंदर, ठीक है। एंड रीजन ही बताता है आपको कि दूसरे को हार्म नहीं करना है, राइट। तो इट वाज पॉसिबल फॉर मैन टू लिव इन अ स्टेट ऑफ पीस। जब हम बात करते हैं स्टेट ऑफ नेचर की, तो हॉब्स में ऐसा नहीं था, है ना। ये सब बातें कर लिया हमने। एंड स्टेट ऑफ नेचर इन लॉक इज ऑलरेडी सोशल, हेंस मैन वाज एबल टू एंजॉय द राइट्स। तो राइट्स वहां पर थे ही सही, मैंने आपको बताया, लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी, ठीक है। एंड अकॉर्डिंग टू द लॉक जो नेचुरल लॉज हैं एक्चुअली, रीजन अलाउड मैन टू एंजॉय राइट्स, राइट। रीजन इन मैन टीचेस मैन नॉट टू हार्म अदर्स। Thus, in the state of nature, man had natural right, and it was possible for men to enjoy the rights because of the natural rights, है ना, सिंपल है, राइट। अब बात करेंगे कॉन्ट्रैक्ट की फिर नीड क्यों पड़ती है, अगर सब कुछ खुशहाल है, पीसफुल है, तो बेसिकली फिर नीड क्यों है ना। अल्टीमेटली ह्यूमंस का आइडिया क्या रहता है, हैप्पीनेस ही ना, तो वो तो पहले ही है। अच्छा, जब हम बात करेंगे ना कि जरूरत क्यों है, बेसिकली इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम बोलते हैं वर्कमैनशिप आइडियल का, वर्कमैनशिप आइडियल, राइट। वर्कमैनशिप आइडियल का एक कॉन्सेप्ट आता है जिसके अंदर क्या होता है, बेसिकली अगर यहाँ का कोई भी चीज है, अगर आपने उसके अंदर आपका लेबर दे दिया तो वो आप ओन करोगे उसको, फिर वो आपकी प्रॉपर्टी हो जाएगी, राइट। इसी यानी कि जो क्रिएटर है बेसिकली वो उनका राइट होगा जो उन्होंने क्रिएट किया है। ओके, जैसे कि मान लीजिए एक पीस ऑफ लैंड है, तो सबसे पहले जिस व्यक्ति ने उसको बेसिकली उस पर अपना लेबर दे करके वहां पर फसल उगाई या फिर जो भी किया, है ना, वहां पर कुछ कंस्ट्रक्शन किया, जो भी उन्होंने किया, तो सबसे पहले जिस बंदे ने ये वाली बात बोली कि भाई मैंने इस पे अपना लेबर दिया है,
सो आई ओन द लैंड। तो वहीं से प्राइवेट प्रॉपर्टी का जो फिनोमिना था वहां से चलता हुआ रहा है, ऐसा कहना था जॉन लॉक का। एंड लॉक तो हमेशा से एक बात बोलते थे कि जो मैन है बाय नेचर इज अ प्रॉपर्टी एक्वायरिंग एनिमल, कि वो प्रॉपर्टी एक्वायर करेगा ही करेगा, है ना। तो ये इसके नेचर में इनहेरेंट है। ओके, सो अब जैसे कि हमने अभी यहाँ पे स्टेट ऑफ नेचर की बात करी, तो लॉक के अकॉर्डिंग ना ये स्टेट ऑफ नेचर बहुत कॉमनली अवेलेबल था सभी को। एंड ये एक प्रिमिटिव कम्युनिज्म, जब हम बात करते हैं कम्युनिज्म, तो ये प्रिमिटिव कम्युनिज्म की एक सिचुएशन है। ओके, जहां पर अगर कोई बंदा अपना लेबर मिक्स कर देता है तो वो वहां पर अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी को क्रिएट कर सकता है इस तरीके। लेकिन अब इसकी जरूरत क्यों? बिकॉज अगर हम बेसिकली कोई प्रोग्राम करते हैं या फिर कुछ हम बनाते हैं मैकेनिज्म, तो उसके अंदर फॉल्ट देखना हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसी तरीके से लोग ने भी देखा, लोग ने कहा कि इसमें तीन लिमिटेशन है सर एंड मैम। पहला कि जो लेबर की लिमिटेशन है, सेकंड कि जो सफिशियंसी लिमिटेशन है ना रिसोर्सेज की, एंड स्पॉइलेज लिमिटेशन, ट्रस्ट वगैरह नहीं हो सकता, ये सब बात है। तो स्टेट ऑफ नेचर में जब कुछ सब कुछ इतना बढ़िया था, आप ऑन कर रहे हो, है ना, पीसफुल है, लेकिन फिर भी कॉन्टेक्ट की जरूरत क्यों पड़ती है सर मैम? तो मैंने आपको यहाँ पर कॉन्टेक्ट प्रोवाइड किया है ना। अब बात करेंगे क्यों पड़ती है ना, तो फैक्ट यहाँ पर हम बात करेंगे इनके मेन पॉइंट्स की, मेन आइडियाज की। ये कहते हैं कि स्टेट ऑफ नेचर में देयर वाज नो कॉमन अथॉरिटी, है ना, जैसे कि कभी कहीं था ही नहीं। अनसर्टेनिटी रहती है, कोई सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है। अगर सेपरेशन ऑफ पावर नहीं रहेगा तो इस बहुत पॉसिबिलिटी है कि जो मैन है विच इज ऑल्सो गाइडेड बाय द पैशन रादर देन द रीजन। यहां पर ये बात कहते हैं कि भाई जो पर्सन है वो यहाँ पर रीजन नहीं बल्कि पैशन से गाइडेड है। ठीक है, मैन मैन ऑल्सो हैज अ पैशन। ठीक है, यहाँ पे देखो लिख रही है, राइट। अगर उसके पास रीजन है तो उसके पास पैशन भी है। अगर पैशन डोमिनेट कर गया तो राइट कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस तो कितने ज्यादा हो जाएंगे फिर, राइट। दूसरी बात कि यहाँ पर कोई सिंगल इंटरप्रिटेशन नहीं है नेचुरल लॉज का, उसको इंटरप्रिटेशन करने वाला कोई नहीं है ना। सब अपने अकॉर्डिंग ही नेचुरल लॉज को मान लेंगे, उसका वायलेशन को देखने वाला भी कोई नहीं है ना। ना वो जो लॉज बनाए हैं उनको इन्फोर्स कराने वाला कोई है। तो सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है तो कुछ भी नहीं है, इस तरीके से ये बोलते हैं वहां पर। बहुत ज्यादा क्योटिक यहाँ पर हम सिचुएशन यहाँ पर देखने को मिल सकती है। एंड इन दिस कंडीशन जितने भी लोग वहां पर है वो सब अपने आप में जज हो जाएंगे, सभी अपने आप में इन्फोर्सर हो जाएंगे। ये कॉन्फ्लिक्चुअल क्रिएशन सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट कर देगा। एंड पीपल अपनी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए, प्रिजर्वेशन करने के लिए फिर फाइट करेंगे, है ना। वहां पर लाइफ डिफिकल्ट हो सकती है, इसलिए हमको कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत है सर में। जहां पर वही सब लिखा है यहाँ पे, है ना। ओके, तो इसलिए जरूरी है कि एक एजेंसी हो जहां पर सब लोग अपने राइट्स को सेक्रीफाइस करके, है ना, इंश्योर करें कि भाई हमारी प्रॉपर्टी जो है बेसिकली कोई डिस्ट्रॉय नहीं करेगा, राइट। गुडविल रहती है उसमें स्टेट की, एक सेंट्रल अथॉरिटी की, राइट। वही सब यहाँ पे बातें लिखी हुई है, राइट। तो हमने यहाँ पर ह्यूमन नेचर देख लिया, सोशल कॉन्ट्रैक्ट की हमने बिगिनिंग देख ली, व्हाट इज द नीड, व्हाई वी नीड सोशल कॉन्ट्रैक्ट, राइट, राइट। अच्छा, इसमें एक स्टेटमेंट, रीजन टीचर्स मैन दैट बीइंग ऑल इक्वल एंड इंडिपेंडेंट, राइट, नो वन ought to harm others in his life, health, liberty of the possessions। तो ये बेसिकली नेचर डिफाइन करता है ह्यूमंस का इन दी स्टेट ऑफ नेचर, किस तरीके से वो इंपैक्ट कर रहा है उसको, है ना। तो वही सब बातें हैं। एंड हॉब से रिलेटेड किस तरीके से बातें हमने यहाँ पर की थी। अब सोशल कॉन्ट्रैक्ट देख लेते हैं, वेरी वेरी क्रूशियल है। तो हॉब में तो एक ही था, है ना, सिंगल कॉन्ट्रैक्ट था, जहां पर मैन क्रिएट्स अ सोसाइटी एज वेल एज स्टेट। बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्टेटमेंट, ऐसे कैसे पूछ लेते भाई। आजकल तो असर्शन वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा आ रहे हैं, है ना। रिसेंट में हमने देखा ट्रेंड में, उसी तरीके से आई एक्सपेक्ट कि आने वाले टाइम पे बहुत होगा। तो ये इस तरीके की स्टेटमेंट आपको एनालिसिस करना पड़ेगा वहां पे, तो इम्प्लीमेंट आपको वहां पर एग्जीक्यूट करना पड़ेगा सब चीजें, है ना। तो हॉब्स में एक ही था जहां पर सोसाइटी एंड स्टेट एक साथ, लेकिन लॉक में ना दो कॉन्ट्रैक्ट है। पहला कॉन्ट्रैक्ट का जो आउटकम होगा वो होगा सिविल सोसाइटी, एंड सेकंड कॉन्ट्रैक्ट का आउटकम होगा गवर्नमेंट। तो ये कहते हैं कि पहले सिविल सोसाइटी बनाया एंड फिर आपकी गवर्नमेंट बन जाएगी। तो फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट देख लेते हैं सर मैम यहाँ पर क्या है ना। ओके, सो क्या हमने देखा कि भाई स्टेट ऑफ नेचर में लोग रहते हैं, अब वहां से लोग चाहते हैं कि भाई उससे निकले बाहर, ठीक है। तो लोग इकट्ठे होते हैं और क्या बनाते हैं, सोशल कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं एक, है ना। तो ये एक एग्रीमेंट है बेस्ड ऑन द कंसेंट ऑफ द ऑल, ठीक है, कंसेंट ऑफ ऑल। एंड उसके बाद हम बात करेंगे पीपल गिव देयर बेसिकली कंसेंट टू ट्रांसफॉर्म इनटू अ पॉलिटिकल कम्युनिटी। वो सिर्फ यही नहीं कहते कि भाई गवर्नमेंट बना के छोड़ देंगे, पॉलिटिकल कम्युनिटी बननी चाहिए भाई, है ना। एंड ये बेसिकली इसके अंदर जो डिसीजंस लिए जाएंगे वो लिए जाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ मेजोरिटेरियन रूल, ठीक है। जो मेजोरिटी बोलेगी वही होगा, है ना, टू अपॉइंट अ गवर्नमेंट।
एंड ये जो गवर्नमेंट हम यहाँ पर हम चूज करेंगे थ्रू द मेजोरिटी पीपल के कंसेंट से, यही जो है लाइफ लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी ऑफ द पीपल को क्या करेगी, सिक्योर करेगी। ओके समझ में? अच्छा, अब देखो, अब गवर्नमेंट तो हमने अपॉइंट कर दी, अब ये कंफर्म नहीं है बेसिकली यहाँ पर कि ये डेमोक्रेसी होगी, एरिस्टोक्रेसी होगी या मोनार्की होगी, ये यहाँ पर कंफर्मेशन नहीं है। हॉब्स में भी हमने देखा था ये चीज, है ना। अब बात करेंगे जैसे कि भाई 3 तरीके के राइट्स हैं जो यहाँ पर लोग सरेंडर करेंगे। पहला राइट सरेंडर मैम, है ना, बेसिकली पहला तो है राइट टू मेक लॉज, है ना, यानी कि जो हम बात करते हैं ना लेजिस्लेटिव फंक्शंस। दूसरा उनको इन्फोर्स कराने के लॉज, यानी कि आपका एग्जीक्यूटिव फंक्शंस। एंड फिर उनको एडजुडिकेट कराने का, तो वो होता है आपका जुडिशरी फंक्शन। तो याद है, तो आप अगर सोच रहे होंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन कहां से निकलते हैं, तो वही यहीं से तो निकले हैं। वो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन कहां से इन्फ्लुएंस हुआ है, लॉक्स को पढ़ के। उनसे बेसिकली दूसरी कंट्रीज इन्फ्लुएंस हुई, जैसे कि इंडिया, है ना, अम्बेडकर साहब, वही ये सब चीजें। तो हमने बात करी लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड यहाँ की हमारी जुडिशरी। ठीक है, तो ये तीनों फंक्शन जो है हमने यहाँ पे सरेंडर कर दिए, मतलब लोगों ने सरेंडर कर दिए फॉर द स्टेट, है ना। ओके सर मैम। ऑन दी अदर हैंड देखो, ये सब लिखा हुआ है आगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बस बता रहा हूं आपको ताकि आपका क्रोनोलॉजिकली अंडरस्टैंड आप कर सके, है ना, आने वाले कॉन्सेप्ट्स को। अच्छा, ये बोलते थे कि नो लॉ, बेसिकली बोलते थे नो लॉ नो लिबर्टी। ये कहते थे नो लॉ नो लिबर्टी। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपका क्वेश्चन आ सकता है, वेरी वेरी क्रूशियल है। लोग बेसिकली बहुत प्राइमेसी देते थे टू द नेचुरल लॉ, है ना, लेकिन हॉब्स का ऐसा नहीं था। लॉ ऑफ नेचुरल लॉ को इतना प्रॉपर सेंस में लॉ मानते ही नहीं था, है ना। अकॉर्डिंग टू द लॉ, अकॉर्डिंग टू द हॉब्स, जो लॉ था क्या होता था, लॉ इज व्हाट सोवरिन कमांड्स, राइट, जो सोवरिन बोलते हैं वही लॉ होता था, है ना। लेकिन लॉक्स के लिए ऐसा नहीं था, लॉक के लिए जो है बेसिकली क्या होता था, नेचुरल लॉ था, है ना, आपका लाइफ है, लिबर्टी है, प्रॉपर्टी है। उसके अलावा लॉक्स ने चेक्स एंड बैलेंस का भी सिस्टम यहाँ पर स्टेब्लिश किया, क्रिएट किया चेक्स एंड बैलेंस का। ये देखो यहाँ पर, है ना, बात करते हैं ना सेपरेशन ऑफ पावर, चेक्स एंड बैलेंस, यहीं से तो वो निकल के आ रहा है ना। तो नेचुरल लॉ बेसिकली इज अ चेक ऑन पावर ऑफ स्टेट एंड नेचुरल लॉ इज नोन एज ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। तभी तो यूएस जैसी कंट्री सोचो, है ना, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को अपना रही, कहां से इंस्पायर है, यहीं से तो, है ना, यहीं से ही बिल्कुल, है ना। ओके समझ में, आप बात करेंगे इनके फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट की। अच्छा, इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपका जो नेचुरल सोसाइटी है, जैसे कि फैमिली हो गई, किनशिप हो गया, है ना, ये बहुत इनफॉर्मल होते हैं। दूसरी बात करेंगे, दूसरा स्टेज आता है आपका सिविल सोसाइटी का, है ना, तो जैसे कि स्कूल, मीडिया, इकोनॉमी, है ना, ये बहुत फॉर्मल सोसाइटी है। फिर आपका स्टेट गवर्नमेंट। अब जो सिविल सोसाइटी है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लो, हाईलाइट कर लो, जो करना कर लो। लेकिन लिबरल डिस्कोर्स के अंदर सिविल सोसाइटी का रोल बहुत ज्यादा होता है। इसमें गवर्नमेंट नहीं आती है और फैमिली नहीं आती है, बाकी सब जो है आपका सिविल सोसाइटी का पार्ट है ना। जैसे आपका मीडिया, जैसे मैंने बताया ना आपको, है ना, ये सब चीजें वही। तो लिबरल कंट्रीज में सिविल सोसाइटी बहुत सारे राइट्स को इंजॉय करते हैं, है ना, लेकिन टोटलिटेरियन में ऐसा नहीं है, वहां पर एब्सेंट रहते हैं, नॉर्थ कोरिया में नहीं है, राइट, वहां पर इनको राइट्स नहीं होते। ठीक है, तो यही है बस, है ना। अब इन स्टेट ऑफ नेचर मैन हैव राइट एज अ रिजल्ट ऑफ फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट they have been given formal recognition to each other's right। ठीक है, तो फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में हमको सिर्फ मिलता है कि यहां पर आपको फॉर्मल राइट्स मिलेंगे। फॉर्मल स्फीयर में किस तरीके से होता है ना। सेकंड कॉन्ट्रैक्ट देखो, सेकंड कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली इज द रिजल्ट आपका इसका रिजल्ट क्या था आपका, द क्रिएशन ऑफ द गवर्नमेंट। यस, ओके। तो जैसे कि जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे पूछते हैं कि बेसिकली गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट का मतलब क्या है यहाँ पर। तो इन स्टेट ऑफ नेचर कॉमन अथॉरिटी टू मेक लॉ वो एब्सेंट थी, है ना। तो यहाँ पर क्या कहते हैं कि लॉ बनाने के लिए, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए, उसको एडजुडिकेट करने के लिए हमको यहाँ पर स्टेट बनाना पड़ेगा। एंड उसका पार्ट क्या होगा आपका, गवर्नमेंट, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, है ना। तो यही सब, ये सेपरेशन ऑफ पावर को लेकर के आते हैं बाद में, है ना। बाद में जो मतलब हम बात करते हैं ना जब सेपरेशन ऑफ पावर की, हु वाज द, मतलब सबसे बड़ा प्रोपोनेंट कौन रहा है ना, सेपरेशन ऑफ पावर की, बहुत क्रूशियल फिगर है ना, बताना मुझे। व्हाट पावर्स गवर्नमेंट हैज, गवर्नमेंट के पास क्या पावर होगी, तो राइट टू मेक लॉज, एग्जीक्यूट लॉज, एडजुडिकेट लॉज, है ना। एंड पीपल हैव अनलिमिटेड राइट्स एंड गवर्नमेंट हैज लिमिटेड राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट राइट डिफरेंस है ना। तो नेचर क्या रहेगा इस पावर का, तो गवर्नमेंट हैज नो ओरिजिनल पावर, तो जो पावर डेलीकेट की गई है बाय द पीपल, है ना। ओरिजिनल पावर तो लोगों के अंदर ही है ना। लोग, गवर्नमेंट इज अ ट्रस्ट, पीपल आर द ट्रस्टीज, राइट, ये सब मैंने आपको बताया था। तो उन जो ट्रस्टीज विश करेंगे वैसे उनको काम करना पड़ेगा, वही सब है। सो व्हाट इफ गवर्नमेंट मेक्स सच लॉज, पीपल हैव राइट टू रिवोल्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट। जैसे कि मालिक गवर्नमेंट जो है अपनी पावर को, मतलब डिक्टेटरशिप वो चाहते हैं यहाँ पर लेकर के आना, अनलिमिटेड राइट्स कर देंगे गवर्नमेंट का, चाहे कुछ भी कर सकते हैं वो, है ना। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो लोगों के पास राइट टू रिवोल्ट है ना।
अब बात करते हैं यहाँ पर रिवोल्यूशन का मतलब क्या है। रेवोल्यूशन का मतलब यहाँ पर सर एंड मैम, इन लॉ, रेवोल्यूशन इन लॉ डज नॉट मीन वायलेट ओवरथ्रो, है ना, इट सिंपली मीन्स चेंज द पर्सन रनिंग द गवर्नमेंट बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड, जैसे कि इलेक्शंस। ये रेवोल्यूशन का यहाँ पर मतलब है। एरिस्टोटल के टाइम पे, प्लाटो के टाइम पे हमने बात की थी रेवोल्यूशन किस तरीके से उनको मानते हैं ना। तो गवर्नमेंट किस तरीके से होगी इलेक्ट, तो फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में हम कहते हैं कि ऑल पीपल एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद एवरीवन, है ना, सभी दो लोग आपस में मिलकर कॉन्ट्रैक्ट लेंगे। लेकिन सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है सेकंड वाले में, उसमें गवर्नमेंट बनाई जाएगी जहां पर कुछ लोगों को इलेक्ट किया जाएगा अमंग द पीपल, वो उनको रिप्रेजेंट करेंगे। तो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की यहाँ पे बात करते हैं, तो वो यहीं से निकली है। गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द मेजोरिटी, जहां पर जो ग्रुप मेजोरिटी गेन कर लेगा वहां पर उनको राइट टू फॉर्म द गवर्नमेंट हो जाएगा, है ना। ओके ओके सर मैम, अब यहाँ पे बात करते हैं कि बेसिकली ये रिप्रेजेंट करता है कंसेंट ऑफ द पीपल को। अब कंसेंट दो तरीके के होते हैं अकॉर्डिंग टू द लॉ, दो तरीके का कंसेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वहां कर लो, हाईलाइट कर लो इसको। पहला आता है आपका एक्सप्लिसिट कंसेंट एंड सेकंड आता है आपका टैसिट कंसेंट। अच्छा, एक्सप्लिसिट का मतलब क्या है यहाँ पर, कि बेसिकली यहाँ पर लोग कहते हैं कि हाँ भाई, जैसे कि एग्जांपल लेके बता रहा हूँ कि आज आप चाहें, अगर आपसे कोई पूछे कि आप इस पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करके यहाँ पर रिप्रेजेंट करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो, बिल्कुल हम करना चाहते हैं भाई, है ना। तो बेसिकली ये पॉलिटिकल कम्युनिटी का पार्ट होने के लिए वो बात करते हैं, एक्सप्लिसिटली बोलते हैं, लिटरली, है ना, और अपना कंसेंट देते हैं कि अगर आपने एक कानून बनाया तो हम उसको फॉलो करेंगे, है ना। गवर्नमेंट की इंस्टीट्यूशंस में आप यहाँ पर क्या करोगे, एक्सप्लिसिटली उनको सपोर्ट करोगे। लेकिन टेसिट कंसेंट में ऐसा नहीं होता है, इसमें बोला नहीं जाता है, लेकिन एक्शंस में आपको देखने को मिलता है। जैसे कि मान लीजिए गवर्नमेंट ने कोई कानून बनाया और आप वो फॉलो कर रहे हैं, तो आप टेसिट कंसेंट दे रहे हैं। रोड्स बनाए, डैम बनाए, आप उनको इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप टेसिट कंसेंट यहाँ पे दे रहे हैं। तो ये मीनिंग है बेसिकली एक्सप्लिसिट एंड टेसिट कंसेंट का। तो स्कोप ऑफ द पावर ऑफ द गवर्नमेंट क्या है, तो गवर्नमेंट हैज लिमिटेड पावर एंड डेलीगेटेड पावर इंजॉय करती है, सिंपल है, बता दिया मैंने आपको। अब जो बेसिकली फिल्मर थे, मैंने आपको बताया था ना अभी ऊपर थोड़ी देर पहले, बिल्कुल अभी थोड़ी देर पहले 15 मिनट पहले बताया था कि फिल्मर ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट को क्रिटिसाइज किया है। तो फिल्मर ने क्या कहा था कि स्टेट इज अ बिग फैमिली ऑफ गॉड एंड गॉड हैज क्रिएटेड एडम एंड गॉड हैज गिवन एब्सोल्यूट पावर टू द एडम एंड एडम इज द फर्स्ट किंग हैंस ही शुड एंजॉय एब्सोल्यूट अथॉरिटी, है ना। तो ये बेसिकली सोशल कॉन्ट्रैक्ट को ऑन द इज द बेसिस ऑफ पॉलिटिकल अथॉरिटी नहीं मानते, डिवाइन मानते हैं, है ना। तो वो ये वही समझे। मतलब फिल्मर ने क्रिटिसाइज किया सोशल कॉन्ट्रैक्ट को दो ग्राउंड्स पर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पीएसआईआर में अगर आप आंसर लिखेंगे तो बहुत क्रूशियल रोल ये प्ले कर सकते हैं ना, है ना। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट की अगर हम बात करें तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट अज्यूम दैट मैन इज बॉर्न फ्री, है ना। लेकिन लोग लोग मैन तो फ्री हो ही नहीं सकता अकॉर्डिंग टू द फिल्म, क्योंकि मैन इज बॉर्न इन सोसाइटी एंड मैन डज नॉट हैव द फ्रीडम टू चूज द सोसाइटी। तो वो किस तरीके से फ्री हुआ, ये कहता है फिल्मर। सेकंड, ये क्रिटिसाइज करते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट को। सेकंड आर्ग्यूमेंट इनका आता है कि इफ वी एक्सेप्ट द थ्योरी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और कंसेंट, इट विल नॉट जस्टिफाई टू इम्पोज द कॉन्ट्रैक्ट ऑन दोज हु हैव नॉट बीन पार्टी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि आने वाली जनरेशन का क्या होगा, है ना, फ्यूचर जनरेशन का क्या होगा। ये तो बाउंड कर देगी ना, बाइंड हो जाएंगे ये तो भाई, कि भाई हमारे पूर्वज करके गए और आज तक हम उसी से बाउंड है। तो उसको लेकर के भी ये उसको क्रिटिसाइज करते हैं। ये ऑल्सो बिलीव की दैट इफ वी गो फॉर द सिस्टम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विद रिस्पेक्ट टू द इंस्टीट्यूशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, इट विल क्रिएट प्रॉब्लम्स, है ना। तो कहते हैं कि भाई सिस्टम ऑफ हेरिडिटी होना चाहिए, ना कि आपका ये वाला इस तरीके का, है ना। तो लॉक हैज क्रिटिसाइज्ड फिल्मर ऑन फॉलोइंग ग्राउंड। अब भाई फिल्मर को जवाब देते हुए लॉक ने फिर से कहा कि देयर इज नो बेसिस टू एक्सेप्ट द थ्योरी दैट गॉड हैज गिवन द एब्सोल्यूट पावर टू द एडम, है ना। तो भाई आप तो मजाक कर रहे हो भाई फिल्मर साहब, बहुत मजाक कर दिया आपने यहाँ पर कि इस तरीके कोई क्या बेसिस है आपका इस तरीके की थ्योरी देने का, है ना। सेकंड ये कहता है कि इवन इफ वी एक्सेप्ट द गॉड हैज गिवन द सिमिलर पावर, हाउ टू अश्योर दैट विच किंग और किंग आर रियल सक्सेसर ऑफ द एडम, है ना, कि एडम के रियल सक्सेसर कौन है, ये कैसे पता लगाओगे आप, है ना। कोई भी आकर क्लेम कर देगा भाई, है ना, कि मैं हूं राजा भाई एडम का सक्सेसर, है ना। तो इस तरीके से इट इज रॉन्ग टू गिव एब्सोल्यूट अथॉरिटी टू द किंग एंड द अथॉरिटी ऑफ द किंग एंड द अथॉरिटी ऑफ द फादर इज डिफरेंट। ठीक है, ये कहते हैं कि फैमिली में जो फादर की अथॉरिटी होती है वो बहुत डिफरेंट होती है अथॉरिटी ऑफ द किंग, राइट। अब जो अथॉरिटी ऑफ द फादर है वो एब्सोल्यूट होती है उसके चिल्ड्रन पे, अथॉरिटी ऑफ द मास्टर भी डिफरेंट होती है ना। लेकिन सिटीजन्स को लेकर के ऐसा नहीं कर सकते, राइट। सो ऑन द अबव ग्राउंड्स ही रिजेक्ट्स फिल्मर थ्योरी ऑफ द जस्टिफिकेशन ऑफ एब्सोल्यूट अथॉरिटी ऑफ द स्टेट, है ना, ये बात है। एंड से ये कहता है कि लॉक्स इनिशिएटेड हिज लेबर थ्योरी ऑफ प्रॉपर्टी, यहाँ पर ही इनिशिएट करते हैं फिल्मर को जवाब देते टाइम पे, क्रिटिसाइज करते टाइम पे, विच इज मेन टू रिफ्यूट फिल्मर्स क्रिटिक, कि भाई प्राइवेट प्रॉपर्टी का इस तरीके से हमको नजरिया हमको बदलना पड़ेगा, है ना। तो ये कहते हैं कि ओरिजिनल जो डिवाइन डोनेशन है ऑफ द वर्ल्ड टू एडम, ये तो बेसिकली अगर हम माने तो बहुत ही इनरेशनल सा आर्गुमेंट अगर आप दे रहे हो। लॉक डिस्कशन करते हैं, इनका जो डिस्कशन ऑफ द पॉवर्टी प्रॉपर्टी वाज आल्सो एड्रेस दी अगेंस्ट द ट्रेडिशनल नोशन ऑफ प्रॉपर्टी, आज तक जिस तरीके से हम देखते हुए आ रहे हैं, है ना।
तो ये लिमिटेशंस करता है एक्वाजिशन पे, प्रॉपर्टी पे, जो प्रॉपर्टी में इस्तेमाल करते हैं उस पर, है ना, वो सब चीजें। अच्छा, अब मैंने जिस तरीके से मेरी स्टाइल ऑफ टीचिंग है कि मैं बताता हूँ ना मेरी टेक्निक किस तरीके से, कि मैं बहुत सारी चीजें बता देता हूँ आपको, है ना, स्लाइड्स पे ही जो है डिपेंड नहीं रहते हैं पूरी तरीके से। हालांकि 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 जब मैंने प्रॉमिस किया ना आपसे कि आपको पूरे नोट्स दूंगा, तो पूरे दूंगा, तो बहुत सारी चीजें मैंने यहाँ पर इन स्लाइड्स में मेंशन कर दी है, मतलब वेरी वेरी गुड स्लाइड्स, है ना। तो बेसिकली अभी तक हमने देखा कि थ्योरी ऑफ नेचुरल राइट्स। अब आप सोचोगे भाई आपने सर ये स्लाइड्स तो पढ़ाई नहीं, पढ़ चुके हो भाई, ऊपर जाकर के समझो सब कुछ, ईच एंड एवरी वर्ड आप पढ़ चुके हो, ठीक है। अगर आप चाहें तो इसको एक बार जो है रीडिंग लगा लेना, है ना, सब कुछ पढ़ा दिया है मैंने ऊपर, आप राइट, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका, राइट, ओके। थ्योरी ऑफ प्रॉपर्टी लॉक की पढ़ चुके हो भाई, अभी पढ़ाया मैंने आपको ऊपर, ये है ना। ओरिजिन ऑफ प्रॉपर्टी किस तरीके से होगा, एंड 3 लिमिटेशन जो मैंने बताया था, लेवल लिमिटेशन, स्पॉइलेज लिमिटेशन, है ना, वो सब चीजें बता चुका हूं आपको। स्टेट का रोल किस तरीके से रहेगा राइट टू प्रॉपर्टी, यही बता दिया, सोल पर्पस है उसका, है ना। इस तरीके से होती है भाई पढ़ाई, है ना, इस तरीके से होती है टीचिंग। अगर आप कहेंगे तो मैं पढ़ा दूंगा भाई लाइन टू लाइन, ये स्लाइड्स की भी रीडिंग लगा सकता हूं मैं, लेकिन वेरी कंजर्वेटिव, वेरी ट्रेडिशनल है ना। तो आप प्लीज जो है टाइम वेस्ट नहीं करते यहाँ पर अपना ज्यादा। समझा तो मैं सब कुछ चुका हूं आपको, समझ आप सब कुछ चुके हो, रीडिंग लगानी एक बार लगा लेना, हो जाएगा आपका क्लियर सब कुछ, ओके। तो टेंशन मत लो, है ना, वरी किस बात की करने की आपको जरूरत नहीं है। अच्छा, अब मैंने स्टार्टिंग में से प्रॉमिस किया था कि बताऊंगा मैं पॉसेसिव इंडिविजुअलिज्म, बेसिकली इंडिविजुअलिज्म क्यों बोला जाता है इनको स्कॉलर, तो सीबी मैकफरसन ने, ही कैनेडियन पॉलिटिकल साइंटिस्ट है, उन्होंने ही कहा है, ये लिबरल लीगलिटेरियन है, जिन्होंने जॉन लॉक को कहा है स्कॉलर ऑफ पॉसेसिव इंडिविजुअलिज्म, है ना। अब ये कहते हैं बेसिकली, देखो क्या क्या मतलब है इसका। अच्छा, एक स्टेटमेंट दे रहा हूं आपको, बहुत सुना, बहुत जरूरी है। वॉट एवर मैन ओन्स इज ओनली बिकॉज ऑफ हिज हार्ड वर्क। लोग जो काम करते हैं, मैन जो काम करता है अपने हार्ड वर्क के लिए बेसिकली ओन करता है ना। एंड देयर शुड नॉट बी मैंडेटरी कि जो इसने कमाया वो पे बैक करे टू द सोसाइटी, है ना, ये कोई मैंडेटरी नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बेसिकली स्टेटमेंट है। तो मैकफरसन कहते हैं इट इज हार्ड इंडीड टू टर्न लॉकियन डॉक्ट्राइन इनटू एनी काइंड ऑफ अनक्वालिफाइड डेमोक्रेटिक थ्योरी। क्यों? क्योंकि इनकी थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी जो है, जिनमें इन्होंने जस्टिफाई किया है फॉर द एब्सोल्यूट राइट टू प्रॉपर्टी सर्व द इंटरेस्ट ऑफ द बुर्जुआइसी क्लास, है ना। कि मान लीजिए देखो आज आप बुर्जुआइसी क्लास है या प्रोलेटेरिएट क्लास है ना, मार्क्स में पढ़ेंगे, तो उसमें कहते हैं कि अगर आपके पास पैसा पहले से ही है तो आप क्यों भाई इसको सेक्रीफाइस करना चाहोगे फॉर द अदर्स इंटरेस्ट? नहीं करोगे ना, नहीं करोगे भाई, नहीं करोगे, राइट। हैंस कि इनकी जो थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी इज नॉट क्वालिफाइड, तभी तो इनको पॉसेसिव इंडिविजुअलिस्ट बोलते हैं। हिज थ्योरी इज डेमोक्रेसी इज फॉर द रिच क्लास। तो ये कहना इनका सीबी मैकफरसन का, है ना। मैकफरसन हैज गिवन अ डिटेल्ड एनालिसिस इनके डिफरेंट टाइप्स ऑफ थ्योरीज पे बेसिकली दिया है। एंड जॉन लॉक गिव्स द थ्योरी ऑफ लिमिटेड गवर्नमेंट। Government is elected by the majority of the people, represent the consent of the basically consent according to the law. Majority has given explicit consent and minority has given the tacit consent. And explicit consent and tacit consent क्या अभी बताया मैंने आपको ऊपर। अब इनका क्विक सा ओवरव्यू ले लेते हैं, असेसमेंट ले लेते हैं कि क्या है। तो लॉक को क्या बोलते हैं? फादर ऑफ लिबरलिज्म एंड इंडिविजुअलिज्म भी बोलते हैं। तो इनकी पॉलिटिकल थ्योरी रिप्रेजेंट करती है एक पर्टिकुलर क्लास को, जो कि आपके बुर्जुआइजी क्लास है ना। कार्ल मेनहाइम ने कहा है कि सजेस्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। Liberalism was the philosophy of emerging bourgeois class, and bourgeois class demanded equality before the law and equality of opportunity. Bourgeoisie class demanded absolute right to property. अने कहते हैं in Locke theory we can see the concept of night watchman, जो कि हम बात करते हैं ना लिमिटेड स्टेट की, यानी कि ज्यादा नाक नहीं घुसा है स्टेट हर किसी के काम में, वही सब चीजें। तो लिबर्टी इज वन ऑफ द कोर वैल्यू ऑफ द लिबरलिज्म, यहां पर हम बात करते हैं इसकी, है ना। तो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में आपको देखने को मिलेगी। तो रिफ्लेक्शन ऑफ रोल्स फिलोसफी, सॉरी लॉक्स फिलोसफी आपको देखने को मिलेगी ऑन द बेसिस ऑफ ऑन द बेसिस प्रिंसिपल ऑफ बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, जिसकी लिमिटेड गवर्नमेंट, एब्सोल्यूट फंडामेंटल राइट, ये सब है, फ्रीडम, टॉलरेशन, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, मैंने बता दिया, सेपरेशन ऑफ पावर्स। हैंस इट वुड बी एप्रोप्रिएट to John Locke as the father of liberalism, and he is the source of inspiration for liberals like Montesquieu, Robert Nozick and Milton Friedman। बहुत जल्दी आप जो इनको हम कराने की कोशिश करेंगे, राइट। सो बस यहां पर कंप्लीट होता है आपका जॉन लॉक। इसके बाद हम बात करेंगे जीन जॉकस रूसो की, हु इज द फाइनल आपके सोशल कॉन्ट्रेक्चुअलिस्ट, राइट। तो बाद में जो है इनका एक कंपाइल्ड लेसन लेकर के आऊंगा, इसमें सिर्फ सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी देखेंगे हम सारे थिंकर्स की, है ना, हॉब्स हो, लॉक हो, रूसो हो, फिर उसके अलावा जितने भी अदर फिलोसोफर्स हैं जिन्होंने इनको क्रिटिसाइज किया है। तो बहुत बेहतरीन आपका आंसर भी रेडी हो जाएगा, जो वर्क्स मेजर किए गए हैं वो भी आपका यूजीसी नेट के लिए क्लियर हो जाएगा, राइट। तो वो सब है ना। तो वही सपोर्ट करो, शेयर करो जितना हो सके ना, इसको स्प्रेड करो। बस बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं आपके लिए यहाँ पर, तो बस चाहते हैं कि आपका सपोर्ट मिल जाए, एंगेज करें।
तो हम जो है ये पेड सिस्टम को जो है थोड़ा कम करवाएं यहाँ पर, है ना। तो बस कोशिश है यार, है ना, आपका सपोर्ट चाहिए बस, है ना। तो मिलते हैं अगले अगले समय, जीन जो का को लेकर के आता हूँ, है ना। जब तक स्टे ट्यून्ड एंड हैव अ नाइस डे।